जय हिंद भाइयों भाइयों, आज अपन बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो अपन इनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे बिंदु हैं, ये कब बना था, कितना बड़ा था, कितनी बड़ी लाइब्रेरी थी, कितने स्टूडेंट इसमें पढ़ते थे, कहाँ पर है और अब है या नहीं है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए, नालंदा विश्वविद्यालय अब यहाँ की सबसे पहले लोकेशन कहाँ पर स्थित है वो बताता हूँ मैं आपको। प्राचीन मगध यानी आधुनिक यानी वर्तमान काल में जो बिहार है इसमें ये स्थित है। बिहार को पहले मतलब इतिहास में क्या कहते थे? मगध कहते थे, मगध। और आधुनिक काल में इसे कहते हैं बिहार। और बिहार में एक जगह है जिसका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र और वर्तमान में इसको कहते हैं पटना। पटना के आस पास में ये विद्यालय स्थित है, बना हुआ है, जिसे वर्तमान काल में ऑक्सफोर्ड और महायान कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड और महायान कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक नाम और है, राजगृह। मतलब यहाँ पर एक जगह है राजगृह, यहाँ पर भी इसके पास में ही है, और जिसे आप वर्तमान में कहते हैं राजगीर। इस शहर के पास में ये मौजूद है। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। क्लियर भाई? इसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 5वीं शताब्दी में। गुप्त राजवंश था उस टाइम। कौन सा राजवंश था? गुप्त राजवंश के समय इसकी स्थापना हुई थी। और किसी ने की थी? कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। अब याद रखना, कुमार गुप्त दो हैं, एक कुमार गुप्त द्वितीय और एक प्रथम। तो हमेशा याद रखना, इसके जो कुमार गुप्त प्रथम था उसने इसकी स्थापना की थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब एक बात और, छोटा सा पॉइंट ये है, कुमार गुप्त था वो हिंदू धर्म में ज्यादा आस्था रखता था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय थी इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता था बौद्ध धर्म के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। मतलब बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो ज्यादा दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। तो वहां पर भी मतलब प्राचीन में भी इतिहास में भी डिफरेंट धर्म एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे थे। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं विशेषता। विशेषता इसकी यह है कि दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय। आवासीय विश्वविद्यालय का मतलब यह है, जैसे आधुनिक में वर्तमान अपना हॉस्टल कहते हैं, जैसे स्कूल के साथ साथ क्या है, हॉस्टल सुविधाएं भी है। तो उस टाइम मतलब अपन बात कर रहे हैं कौन सी? 5वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो इस टाइम इसमें आवासीय विद्यालय मतलब हॉस्टल सुविधा थी। तो ये दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। इससे पहले कोई नहीं था। यहाँ पर चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के बच्चे लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा, मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स जो भी है यहाँ पढ़ने आते थे। मतलब देखो, बड़े बड़े देश हैं, चीन, कोरिया, जापान, जो कि जापान आजकल वर्तमान में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है। श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया में जितने देश है उससे भी यहाँ आते थे। अब इसमें क्या क्या विषय पढ़ाई जाती थी? तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें मेन रूप से जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है वो दी जाती थी, और उसके साथ साथ ही चिकित्सा, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन, इन सब विषयों के बारे में यहाँ पर जानकारी और पढ़ाया जाता था, जानकारी दी जाती थी। तो यहाँ पर बहुत सारे देशों के लोग, बच्चे यहाँ पर आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। फिर आगे बात करते हैं, एक और पॉइंट है, शून्य के जो आविष्कारक है यानी आर्यभट्ट, 6वीं शताब्दी में यहाँ पर शिक्षक के रूप में भी कार्यभार या कार्य किया था। किसने? आर्यभट्ट ने, जिसने सूर्य का निर्माण किया था, मतलब सूर्य का आविष्कार किया था। आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी में यहाँ शिक्षक भी रहे थे। फिर इसके बाद धर्मपाल और शीलभद्र जैसे प्रतिष्ठित बौद्ध गुरु, मतलब स्कॉलर हैं, धर्मपाल और शीलभद्र, सॉरी शीलगिरी नहीं, शीलभद्र, जो कि बौद्ध धर्म के स्कॉलर हैं, वो यहाँ पर शिक्षाएं देते थे। क्या देते थे? शिक्षाएं देते थे। और जो भी स्टूडेंट यहाँ आता था उनको इंटरव्यू का सामना करना पड़ता था, यानी एक पेपर लिया जाता था, जिसके बाद यहाँ पर एडिशन होता था। कहने का मतलब बहुत कठिन था यहाँ एडिशन लेना। और उस जो इंटरव्यू था उसका जो साक्षात्कार करते थे, कौन कौन लेते थे? धर्मपाल और शीलभद्र। ये दोनों बौद्ध धर्म के बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं, जो कि मतलब अपने धर्म में, बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। तो ये दोनों उन बच्चों का जो नए एडिशन लेते थे उनका इंटरव्यू लेते थे, कहने का मतलब। फिर यहाँ पर
यहाँ पर पुस्तकालय था जिसमें धर्मपुंज के रूप में जाना जाता था, मतलब जिसे धर्मपुंज के नाम, एक लाइब्रेरी थी कहने का मतलब, उसको धर्मपुंज के नाम से जाना जाता था। और इसमें 9 मिलियन, ये मिलियन है भाई, मीटर मत समझना, ये 9 मिलियन, 9 मिलियन का मतलब है 1 मिलियन में 10 लाख, या 9 मिलियन में मतलब 90 लाख, 90 लाख हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद थी। पांडुलिपियां वो होती हैं जैसे मान लो कई बार अपन क्या करते हैं पहले के टाइम, या कपड़े पर या किसी लकड़ी के ऊपर अपन कुछ लिख देते हैं, या फट्टे पर कुछ लिख देते हैं, तो उनको कहते हैं पांडुलिपियां। तो उनकी संख्या बताई जाती है 9 लाख, नहीं सॉरी 90 लाख बताई जाती है। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। अब अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं किस प्रकार इसका ध्वंस हुआ, मतलब इसको किस प्रकार तोड़ा, और बाद में फिर दोबारा इसका विनिर्माण कब किया गया, और किसने सबसे पहले पहल की इसका दोबारा बनाना चाहिए। तो इनके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। साथियों अब बात करते हैं इसका विध्वंस कैसे हुआ, इसके बाद कब इसे पुनः निर्माण कार्य शुरू किया, इनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कब हुआ। तो बताया जाता है कि इतिहास में 1100 यानी 12वीं सदी में 1190 में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी द्वारा आगजनी का शिकार हुआ यह विश्वविद्यालय। किसकी बात कर रहे हैं, 12वीं सदी की अपन बात कर रहे हैं। और एक राजा है, एक कमांडर है बख्तियार खिलजी, तो इन्होंने आगजनी का शिकार कर दिया, यानी इसमें आग लगा दी। और वो आग लगभग बताया जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी लगभग 3 महीने तक जलती रही। अब आप सोच के देखो, थोड़ा सा विचार करके देखो कि कितनी किताबें होंगी उस लाइब्रेरी में। तो इसके बाद पुस्तकालय में लगी आग 3 महीने तक जलती रहती थी, कहने मतलब 3 महीने। अब सोच के देखो, आप विचार कर ही सकते हो कि कितनी इसमें किताब रखी होंगी। इसके बाद बात करते हैं इसमें भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म की ज्ञान संग्रह भी नष्ट हो गया, यानी यहाँ पर पुस्तकालय में भारतीय संस्कृति की किताबें भी थी और बौद्ध धर्म की किताबें भी थी, जो कि इस आग में नष्ट हो गई, मतलब जल गई थी। इसके बाद आगे एक और बात करते हैं इसमें भारत, ये तो हो गए बची हुई कुछ पांडुलिपियां। अब जो इस आग में, इस आग से जो बची थी जो पांडुलिपियां, मैंने पहले ही बताया था कि पांडुलिपियों की संख्या 90 लाख के आसपास थी, यानी 9 मिलियन के आसपास थी। तो इसमें बची हुई कुछ पांडुलिपियां लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखी हुई हैं। कहां पर रखी हुई हैं, लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखी हुई हैं। इसके बाद 1812 में जो ये गैप है 1190 मतलब 12वीं सदी से कब तक का, 19वीं सदी मतलब 18वीं सदी तक का जो गैप है, इस गैप में ये विश्वविद्यालय ऐसे ही पड़ा रहा, मतलब इसके बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं थी, ना किसी ने गौर किया, ऐसे ही टूटा फूटा, मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद टाइम आता है 19वीं शताब्दी, यानी बात कर रहे हैं 1812 की। स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसीसी बुकानन हैमिल्टन, मतलब ये एक सर्वेक्षण विभाग का अधिकारी है जिसका नाम है, फ्रांस का है, जिसका नाम है स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसीसी बुकानन हैमिल्टन, इसके द्वारा विश्वविद्यालय को खोजा गया है ना। इसके द्वारा 19वीं सदी में यानी 1812 में इस विश्वविद्यालय को खोजा गया। इसके बाद बात करते हैं 1861 सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। किसके कहने पर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा आधिकारिक तौर पर प्राचीन विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हुई। कब की बात कर रहे हैं, 19वीं सदी यानी 1861। इसके बाद बात करते हैं पुनर्जीवित करने का विचार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का 2006 में आया था। इसको पुनः जीवित करने का या पुनः बनाने का जो विचार है वो सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2006 में आया था, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इसके बाद 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ, 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ, और 2014 में राजगीर के पास राजगृह, जिसे पहले अपन राजगृह कहते थे, और उसका शहर अब उसका नाम हो गया राजगीर। तो 2014 में इसका काम शुरू हो गया राजगीर के पास। और 2016 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पिलखी गांव में स्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई। 2016 की अपन बात कर रहे हैं, जो अपने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उन्होंने
उन्होंने पिलखी गांव में इसकी आधारशिला रखी और उसके बाद 2017 में निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसे फिलहाल बनाया गया है, जिसे वर्तमान में यानी 2024 में हाल ही में उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। इसको बनाया गया था, लगभग 100 एकड़ में बनाया गया था और पर्यावरण अनुकूल है, यानी यहाँ पर बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, कोई भी 0% पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है कहने का मतलब। और पेड़ पौधे अच्छे हैं, पर्यावरण अनुकूल है और लगभग इसमें वर्तमान में 1900 छात्र पढ़ सकते हैं, 1900 छात्र पढ़ सकते हैं और 40 छात्र कक्ष बनाए गए हैं, यानी 40 छात्र कक्ष बनाए गए हैं और 1900 छात्र पढ़ सकते हैं, कहने का मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। तो ये था कुछ अपन ने समझाने की कोशिश करें नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास, और इतिहास से लेकर अब तक क्या है, कैसे बना है, किन्होंने इसे विध्वंस किया था। तो कहीं ना कहीं मैंने सब कुछ आपको समझाया है, शायद मुझे लगता है कि आपको भी समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं राहुल दास और आप देख रहे हैं LI02। धन्यवाद।